हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि वोकेबलरी लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर कोई परेशान है। हर कोई चाहता है वोकेबलरी उसे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो ताकि उसके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि सबको पता है ग्रामर लिमिटेड आती है, बट वोकेबलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक और सब्स्टिट्यूट्स, आइडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कई तरीके से पेपर में आती है। ओवरऑल डोमिनेशन जो एक पेपर पर, एक एग्जाम पर होता है, वो वोकेबलरी का ही होता है। तो वोकेबलरी को याद कैसे करना है, आज की क्लास टोटल इसी के बारे में है। आज हम वोकेबलरी का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि किस किस तरीके से तो वोकेबलरी पेपर में पूछी जाती है और कैसे हम इन अलग अलग लिस्ट्स को, कैसे हम इस अलग अलग वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा माइंड मैप हमें मिलने वाला है। अगर हम इस क्लास को बहुत ही ध्यान और डेडिकेशन के साथ करते हैं तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे इसके बाद वोकेबलरी लर्निंग में बहुत ही शार्प निकल करके आए। ठीक है, बहुत ही क्लियर निकल करके आए कि हाँ अब वोकेबलरी याद होने लगी है। ऐसा स्टेटमेंट शायद आपके मन से निकल के आए। ठीक है, तो चलो बहुत ध्यान से, प्यार से, तरीके से वोकेबलरी लर्निंग के स्टेप्स सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मैं बेस्ट स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा तुम्हें कि ऐसे आप कम से कम एफर्ट में बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वोकेबलरी याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामर लर्निंग सीखी थी और आज के इस लेक्चर में हम वोकेबलरी लर्निंग सीख रहे हैं कि वोकेबलरी कितने तरह की होती है और कैसे कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, चलो तो अब ध्यान दो। वोकेबलरी के टाइप्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमारी स्पीकिंग में काम आते हैं। ये टाइप्स देखते हैं वोकेबलरी कितने तरह की होती है। ठीक, फिर इन एक एक टाइप को याद कैसे करना है, फिर इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से, तरीके से समझना। आज का दिया हुआ आधा घंटा ये तुम्हारी पूरी लाइफ काम आने वाला है, क्योंकि इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज आपकी केवल एग्जाम तक सीमित नहीं रहती। जैसे मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, ये सब आपके एग्जाम तक सीमित है, ये आगे काम नहीं आने वाले हैं एक बार सिलेक्शन देने के बाद में। ठीक है, हाँ डेली लाइफ में थोड़ा बहुत यूज होगा, बट लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो हमेशा पूरी लाइफ काम आती है, आपको थोड़ा सा प्रभावी बनाने में, आपके आसपास के माहौल में, आपके सराउंडिंग में जितने पीपल हैं सभी के सभी आपको थोड़ा सा इंप्रेसिव समझते हैं इफ यू लर्न मोर देन टू, वन और टू लैंग्वेजेस। ठीक है, इसमें इंग्लिश भी शामिल हो जाएगी। ठीक, तो चलो सबसे पहला जो टाइप है वोकेबलरी लर्निंग का जो पेपर में पूछा जाता है, जिससे बच्चे मोस्टली डरते हैं, वो क्या है? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। सर एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं पता चलता है कि कहाँ से याद करें, ये मोस्टली क्वेश्चन होता है बच्चों का। और बच्चे लेकर के आते हैं, सर मेरे पास ये बुक है, मेरे पास वो बुक है, क्या करूँ, कौन सी बुक से याद करूँ? आप प्रैक्टिस सेट से कहते हैं, कुछ टीचर्स यहाँ से कहते हैं, कुछ टीचर्स वहाँ से कहते हैं। तो इसके बारे में एक चीज़ सुनेंगे अभी कि कैसे कैसे तैयार करना है। पहले तुम जो मेन वोकेबलरी की लिस्ट है उसे नोट डाउन करो कि कौन कौन सी वोकेबलरी जनरली पूछी जाती है पेपर में। दूसरी जो वोकेबलरी होती है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में सब्सटीट्यूट्स भी कह सकते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कह लो या सब्सटीट्यूट्स कह लो। थर्ड जो वोकेबलरी का टाइप है वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना? जानते भी होंगे सभी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। और जो फोर्थ टाइप है वोकेबलरी का, वो होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। आराम से लिखो, जल्दी नहीं करनी है ना? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ये समय तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हें हेल्प करेगा। आज का जो ये लेक्चर का तुम टाइम दे रहे हो, है ना? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। और इसी को दूसरे रूप में हम कह देते हैं क्या? फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो होती हैं वो फ्रेजल वर्ब्स के रूप में भी जानी जाती है ना? इसी को हम फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स कुछ अलग नहीं होती हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बताऊंगा अभी इस चीज़ को, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और पांचवी जो वोकेबलरी है वो है, तुम्हें बताता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये तो वो वोकेबलरी है जो तुम्हें क्लियरली विजिबल होती है किसी भी एग्जाम में या अपनी ओवरऑल लाइफ में कहीं पर भी जब आप यूज करते हैं, ये वो है जो क्लियरली विजिबल है, हर जगह दिखती है। ठीक है, एक वोकेबलरी ऐसी भी है जो थोड़ी छिपी हुई होती है, जिसको हम पैरोनिम्स, होमोनिम्स कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते है ना? इसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक,
ओवरऑल मैं कहूँ जो याद करने वाली वोकेबलरी की लिस्ट हैं वो कौन कौन सी है, इन 5-6 में से, लिस्ट तो और भी सारी होती है लेकिन मैंने 5-6 मेन लिखी है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें जो याद करनी है वो केवल ये 4 है, ठीक है। जो नीचे दी गई है, देखो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें देता है, बट ये याद नहीं करनी, अलग से इन पर एफर्ट्स नहीं डालने हैं। क्यों नहीं डालने, इन 4 को एक्सप्लेन जब मैं करूंगा तो तुम्हें सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली वोकेबलरी की लिस्ट डिस्कस करते हैं। तो पहली वोकेबलरी है हमारी एंटोनी स्टूडेंट्स। सपोज करो मैं तुम्हें आज कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ, ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है। एंटोनी स्टूडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं तुम्हें 8 से 10 वर्ड लिखवाता हूँ। पहले सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका, मान लो मैं कहता हूं अडेप्ट। दूसरा जो वर्ड है आपका वो है अडेप्ट। तीसरा वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट। चौथा वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट। पांचवा वर्ड वैनिटी। छठा वर्ड एथीस्ट, ठीक। सातवां वर्ड, सेवेंथ वर्ड हम लिख देते हैं एम्बैरस। आठवां वर्ड लिखेंगे जेस्ट। नौवां वर्ड के बाद हो जाएगा कंसीट। कंसीट के बाद 10th वर्ड है आपका ये बस हल्का ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारे पता होंगे या सारे नहीं पता होंगे। कुछ बच्चे कुछ वर्ड जानते होंगे, कुछ नहीं जानते। मैं कुछ तैयार करा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोडेस्टी। अब सोचो मैंने आपको ऐसे ऐसे करके आज की क्लास में 20 से 30 वर्ड लिखवाए, सपोज कर, और मैं सबके मीनिंग लिखवा रहा हूँ। पहला जो अडेप्ट है इसका मतलब होता है कुशल, ठीक है। दूसरा जो अडेप्ट है उसका मतलब होता है किसी को किसी चीज के अनुकूल बनाना, ठीक। इसके थ्रू मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी तुमसे और फिर क्लियर करूंगा कुछ चीजें। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास से भरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ कोई व्यक्ति। और कॉन्फिडेंट में अगर लास्ट में टी की जगह सी आ जाए तो आत्मविश्वास होता है केवल उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वर्ड है आपका कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है रहस्य रखने वाला। ऐसा कोई भी पर्सन जो आपके सारे रहस्य जानता हो, ऐसा कोई भी पर्सन जो ये जानता हो कि आपने अपनी लाइफ में अब तक कितने कांड किए, ठीक है। कहने का मतलब आपके बारे में सारी डिटेल्स रखने वाला कोई पर्सन, आपको बहुत अच्छे से समझने वाला पर्सन आपका कॉन्फिडेंट होता है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, ऐसे बोलते हैं। खैर, वैनिटी होता है घमंड, और एथीस्ट होता है नास्तिक। इनमें से कुछ वर्ड्स तुम्हें पता होंगे, कुछ वर्ड्स नहीं पता होंगे, कोई बात नहीं, आगे आगे वोकैबुलरी बढ़ेगी हमारी। एम्बैरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। और कंसीट होता है घमंड, और मोडेस्टी होती है नम्रता, ठीक है। अब सपोज करो मैंने आज तुम्हें ऐसे ऐसे, इसमें तो मैंने 10 लिखवाए हैं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, वोकैबुलरी याद नहीं करवाना चाहता मैं, आज केवल समझा रहा हूँ कि वोकैबुलरी को लर्न करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैंने सोचो 30 वर्ड तुम्हें आज लिखवाए, 20 वर्ड तुम्हें आज लिखवाए, 25 वर्ड तुम्हें आज लिखवाए, और इसमें से तुम्हें याद करना है। और तुम्हारे सामने तुमने 2 या 3 दिन की वोकैबुलरी याद की थी, और तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, तुम जा करके बीच में ही किसी एग्जाम में बैठ जाते हो और तुमसे पूछता है कि भाई ये वर्ड है आपका VANITY। इस वर्ड को तुम्हें पेपर में दे दिया गया और तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD, ठीक है। और ये ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है जैसे कि मान लीजिए एब्डिकेट। ये वर्ड मैंने तुम्हें लिस्ट में नहीं लिखवाया है, क्यों मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिखा, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं होते मोस्टली, है ना। एब्डिकेट, एब्डिकेट के बाद हम लिख देते हैं जेस्ट, फिर लिख देते हैं हम कंसीट, और फिर लिख लेते हैं मोडेस्ट।
सपोज करो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने पेपर में है और तुमसे पूछा गया है, ध्यान देना इस बात पे, तुमसे पूछा गया है इसका बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब ऐसा कोई वर्ड ढूंढ के निकालो चारों में से जो इस वर्ड को बेस्ट एक्सप्रेस करे, सबसे अच्छे से जो इस वर्ड को जताए। और या फिर इसको डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई इस वर्ड का सिनोनिम बताओ। दो तरीके से पूछता है, या तो सिनोनिम बताएं या फिर बेस्ट एक्सप्रेस बताएं। ठीक है, डायरेक्शन में तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। अगली चीज क्या पूछता है, इसमें तुमसे पूछ सकता है क्या कि इसका अपोजिट बताओ, या दूसरे तरीके से क्या पूछेगा, एंटोनिम बताओ। ठीक है, एंटोनिम बता दो। इन दो तरीके से पूछ लिया। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें यहाँ पर क्या चीज चाहिए, तुम्हें केवल वोकैबुलरी का मीनिंग ही तो आना चाहिए। अब वैनिटी का मतलब तुम जानते हो, ये होता है घमंड। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। ठीक, जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। ये सारे वर्ड्स तुम्हें याद है, इमेजिन करो कि तुम्हें ये याद थे। कंसीट का मतलब होता है घमंड, और मोडेस्टी का मतलब होता है नम्रता। इनमें से कुछ वर्ड्स मैंने अभी लिखवाए हैं, कुछ वर्ड्स नहीं लिखवाए। सपोज करो आप किसी टीचर के अंडर में पढ़ रहे हो और कुछ वर्ड आपको आते हैं, कुछ नहीं, तो नए वोकैब तो हमेशा पेपर में मिलती है। जो कम तैयारी होती है तो ज्यादा नई वोकैब मिल जाएगी पेपर में, जो ज्यादा तैयारी है हमारी तो पेपर में नई वोकैब कम मिलेगी, सारी जानी पहचानी से मिलेगी। अब अगर तुम जानते हो कि बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है, तुम समझ गए कि हाँ इसका बढ़िया वर्ड, इसका इससे मिलता जुलता वर्ड निकाल करके लाना है, तो तुम देखते ही बताओगे कि भाई वैनिटी का तो जो बेस्ट एक्सप्रेस है वो घमंड है, तो तुम आंसर लगा दोगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि अपोजिट वर्ड बताओ, अपोजिट वर्ड या उल्टा वर्ड, उल्टा क्या होता है, घमंड का उल्टा क्या होगा, कोई आदमी घमंडी है तो उसका उल्टा होगा कि वो नम्र सॉफ्ट आदमी। कोई भी पर्सन जो सिंपली तरीके से बात करे, अच्छे से बात करे, उसे नम्र बोल देंगे। तो आप कहोगे कि भाई इसका एंटोनिम तो मोडेस्टी है। अब आपने यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम दोनों वर्ड बता दिए। किस बेस पे बता दिया, क्योंकि आपको वोकैबुलरी आती है। ठीक है, अब बच्चे क्या कहते हैं, सर मुझे ये वाली लिस्ट दे दो, वो वाली लिस्ट दे दो, सर यहाँ से याद करो, वहां से याद करो, अलग अलग बुक्स ले आएंगे कि सर ये वाली बुक मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, इससे याद कर लूंगा, उससे याद कर लूंगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम लोगों को केवल एक काम करना है, तुम लोगों को डेली 20 to 30 वर्ड्स डेली लर्न करने का एक नियम बनाना है। ठीक है, एक आदत बना लेनी है। इन वर्ड्स पे जब काम करोगे, किसी भी नए वोकैबुलरी की लिस्ट पे आप एक दिन की जो अपने लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वो 20 वर्ड हो, 30 वर्ड हो, देखो इससे कम मत ले जाना, नहीं तो कंपटीशन के लिए प्रॉब्लम होगी। स्पीकिंग के लिए तो तुम इससे कम याद कर सकते हो, एक नियम हल्का सा बना सकते हो, 5 वर्ड का, 10 वर्ड का डेली का। लेकिन कंपटीशन के लिए 20-30 वर्ड से कम वर्ड याद नहीं किया करते डेली। ठीक, अगर तुम ये नियम 30 वर्ड्स डेली का, जो तुम्हारा यहाँ पर नियम है, ये 30 वर्ड्स डेली का नियम अगर तुम पूरे साल के लिए फॉलो कर जाओ, 365 डेज के लिए फॉलो कर जाओ, तो तुम कहोगे कि सर ये तो 9000 प्लस वो कैब जा रही है। हाँ बिल्कुल जाती है। ध्यान रखना, जब हम कोई आदत बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं, तो उसमें सैटरडे संडे छुट्टी कुछ नहीं होता। अगर खाना खाना है तीनों टाइम तो खाना खाना है, 2 टाइम खाना है तो 2 टाइम खाना है, ये नियम है, आदत है आप। और मैं कहता हूँ कि जब आपकी वोकेबलरी 9000 वर्ड्स पे जा रही है, तो 20 वर्ड्स या 25 वर्ड्स भी अगर डेली याद करोगे तब भी 5000 प्लस वोकेबलरी जाएगी। और 5000 प्लस वोकेबलरी ऐसी है जिसके बाद आपको कोई फेल नहीं कर सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप अगर मान लीजिए एग्जाम 50 मार्क्स का है, तो इतना तो मेरी गारंटी है 5000 वर्ड्स के ऊपर अगर आप याद कर जाते हैं तो 40 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। कोई 6 to 7,000 वर्ड्स या इससे ऊपर चला जाता है तो देखो 45 प्लस बड़े आराम से लेकर के आएगा आउट ऑफ 50। दैट मीन्स तुम्हें टारगेट क्या रखना है कि हमें जो अपने मार्क्स रखने हैं 80% से ऊपर ऊपर रखने हैं। 90% या इससे ऊपर जो मार्क्स ले आए बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। कभी कभार तो 50 आउट ऑफ 50 भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर 50 आउट ऑफ 50 भी नहीं आते हैं तो 45 आउट ऑफ 50 भी बेस्ट स्कोर है। और अगर आपके 40 स्कोर हो जाता है तो 80% स्कोर भी ऐसा होता है, इस तक मेरिट बहुत रेयर जाती, ये सेफ स्कोर है। तो मैं कहता हूं कि आपको इतनी वोकैबुलरी पे कोई फेल नहीं कर सकता। और इसमें केवल एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूट्स आइडियम्स सब कुछ शामिल होते हैं। 1500 की सबकी लिस्ट होती है अलग अलग, सबको कुछ ऐसे ही याद करना होता है, तो ये सारे के सारे याद हो जाते। बस तुम ये नियम किसी तरह से फॉलो कर जाओ कि 20 से 30 वर्ड, जब इसे फर्स्ट टाइम तुम याद करोगे, अपनी लिस्ट बनाओगे दिन की, तो इसमें आधा घंटा या इससे थोड़ा ज्यादा लग सकता है नए वर्ड्स लिखते हुए। लेकिन जब आप इसे रिवाइज करोगे तो रिवीजन में केवल 5 मिनट जाती है, तो दिन में 2-3 रिवीजन दे दो 5-5 मिनट के, और एक बार वोकैबुलरी को याद कर लो आधे घंटे के लिए।
तो ऐसे आपकी वोकेबलरी विद इन ईयर, अगर 6 से 8 महीने भी आप तैयार करते हैं, साल भर के लिए तैयार करके तो बेस्ट है। लेकिन 6 से 8 महीने भी अगर तैयार करते हो तो 6 से 8 महीने में भी आपको कोई फेल नहीं कर पाए। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। कभी भी ये मत कहना किसी भी टीचर को या अपने आप को भी कि सर ये वाली एंटोनिम सिनोनिम की लिस्ट कैसी है, वो वाली एंटोनिम सिनोनिम की लिस्ट कैसी है, उस बुक की वोकैबुलरी की लिस्ट कैसी है। मैं कहता हूँ तुम्हें वर्ड्स निकालने हैं। अब वर्ड्स निकालने के सोर्सेज कहीं हो सकते हैं, हो सकता है वो न्यूज़पेपर लर्निंग से हो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़े उसमें से नए वर्ड्स आ गए। हो सकता है वो तुम नॉवेल्स पढ़ते हो सकता है किसी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स के क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ते हो, वहां से तुम वर्ड्स निकाल रहे हो, या फिर पिछले सेट्स निकाल करके वर्ड निकाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ वर्ड निकालो, कहीं से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन सभी वर्ड्स में, इन सभी सोर्सेज में सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वोकैबुलरी निकालने का, देखो मैं भी लिस्ट दूंगा तुम्हें वोकैबुलरी की, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की, अपने प्रीवियस पेपर्स की तरफ से, कि जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वही सब लिस्ट दूंगा, वही सब तुम याद करना। पेपर में मोस्टली वर्ड्स मिलेंगे, एक दो वर्ड नया मिल जाता है उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डीप सी है, ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, मेरी लिस्ट से याद करो या अपनी लिस्ट से याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने कोर्स में, हमारी करियर कैब ऐप है, उस पर पूरे कोर्स में सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पर सारी की सारी लिस्ट भी तुम्हें मिलेंगी, यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी वोकैबुलरी मोस्टली मैं तुम्हें दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। ठीक, सारी की सारी लिस्ट आएंगी। अगर तुम खुद की लिस्ट भी कोई तैयार करना चाहते हो तो कोशिश ये करना, ले तो सकते हो कहीं से भी, कोशिश ये करना कि तुम्हारी जो वोकैबुलरी हो वो प्रीवियस सेट्स से हो। अगर तुम ऐसे नए वर्ड्स याद करते हो सेट्स में, चाहे वो एंटोनिम्स में हो, चाहे वो पैराग्राफ्स में हो, चाहे वो एरर्स में हो, कहीं से भी कोई नया वर्ड आ रहा है लेकिन वो पिछले पेपर में पूछा गया है, तो उस वर्ड को अगर याद करोगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं से भी सोर्स उठाओ, नोवेल से उठाओ, न्यूज़पेपर आर्टिकल से उठाओ, कहीं से भी उठाओ। ठीक है, लेकिन ये नियम कंटिन्यू करना है 20 से 30 वर्ड का। ठीक है, अब ये 20-30 वर्ड कैसे कंटिन्यू किए जाएंगे ये हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कि भाई कई बार बच्चे डर जाते हैं सर इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है। कुछ बच्चों की कैपेसिटी जो है वो 100 वर्ड भी याद कर लेंगे एक दिन में, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है, 20-30 नहीं याद कर पाता, तो यहाँ तक लाऊं कैसे, या फिर कैसे मैं अपनी वोकैबुलरी को सबके हिसाब से आगे बढ़ाऊं। तो ये बात हम किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वोकैबुलरी की लिस्ट पे चलते हैं। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स माइंड में क्लियर हो गए कि किस तरीके से हमें करने हैं कवर, है ना। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए केवल वर्ड्स की लिस्ट निकालो, वर्ड्स चुनो और अपने आप बता दोगे तुम पेपर में एंटोनिम्स है सिनोनिम्स है, अगर तुम्हें मीनिंग याद हो। अब जो दूसरी लिस्ट आती है वो होती है सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं पूरक वर्ड्स। जैसे मान लो मैं कहता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, मैं कहता हूं कि ही इज ए पर्सन, he is a person who doesn't believe in God। मैंने ये बात बोली तो सेंटेंस तुम्हें लगेगा कि यार बहुत बड़ा सा सेंटेंस हो गया है, अब इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं कि सेंटेंस थोड़ा छोटा हो जाए और हमारी स्पीकिंग और ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावी हो जाए। तो ऐसे केस में क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि ये जो पोर्शन तुम देख रहे हो यहाँ से आगे का, इससे आगे का पोर्शन जो ऑब्जेक्ट का है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब इसकी जगह कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो मेरा सेंटेंस छोटा कर दे और मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए और ज्यादा, मेरी लैंग्वेज और अच्छी हो जाए। तो ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ही इज एन अथीस्ट, ही इज एन अथीस्ट। अब ये जो एथीस्ट वर्ड है ये क्या है, इस पूरे के पूरे फ्रेज का, इस पूरे के पूरे फ्रेज का एक पूरक वर्ड है। मतलब इसकी जगह अगर मैं ये वाला लगा दूं, एथीस्ट लगा दूं, तो मेरा काम चल जाएगा और मेरी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी। बात समझ में आई। तो ये जो है इसका पूरक हुआ। पूरक को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूरक को ही इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट कहते हैं या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर कोई पूरक वर्ड जो उसकी पूर्ति कर दे, अगर हम उस पूरे फ्रेज को हटा दें, है ना। तो हमें सब्स्टिट्यूट्स में क्या करना है, एक बात ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट्स की लिस्ट मैं तुम्हें याद करने के लिए जरूर दूंगा, एक अलग से लिस्ट होगी जिसको हम याद करेंगे। बट उसको ये भूल के भी मत समझना कि ये केवल सब्स्टिट्यूट्स में ही आएगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स, आइडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कहीं भी आ सकता है। अब देखो मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूट्स की लिस्ट भले ही दी है, लेकिन ये वर्ड मैंने तुम्हें एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी याद कराया है। तो अगर तुम जानते हो कि भाई वो नास्तिक है, वो भगवान में या ईश्वर में या गॉड में विश्वास नहीं करता है, ठीक, अगर वो नास्तिक है तो मैं इस पूरे सेंटेंस को छोटा बना करके लिख सकता हूँ बड़े आराम से।
सब्सटीट्यूट्स करते क्या है हमारे लिए, जिस बंदे को, जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स याद है उसकी लैंग्वेज उतनी ही ज़्यादा प्रभावी होने लगती है। जिसको ज़्यादा आइडियम्स याद है उसकी लैंग्वेज उतनी ही प्रभावी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट सेंटेंसेस में ज़्यादा बातें बोलने लगता है ना। तो ऐसा पर्सन तो प्रभावी इफेक्टिव होगा ही अपने आप, अपने सराउंडिंग्स में। तो अगर आप ये बोलते हो कि ही इज़ अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, अगर आप इसकी जगह ये बोल दोगे ही इज़ एन अथीस्ट, तो बुराई क्या है? छोटी बात हो गई और पूरी बात हो गई, है ना। तो इसीलिए हम सब्सटीट्यूट्स याद करते हैं, इसीलिए हमसे पेपर में पूछा जाता है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। ये हुई सेकंड लिस्ट। फिर से कह रहा हूँ, सब्सटीट्यूट्स की लिस्ट तुम्हें जरूर दूंगा। क्या करना होगा? उसमें एक फ्रेज लिखा होगा पूरा और उसका एक वर्ड लिखा होगा सिंगल और उसका मीनिंग लिखा होगा। तो तुम चाहे पूरे फ्रेज का एक सिंगल वर्ड याद करो या ना करो, लेकिन वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग जरूर याद कर लेना। इससे तुम्हारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी तैयार होंगे और सब्सटीट्यूट्स भी तैयार होंगे। ये हुई तुम्हारी सेकंड लिस्ट। अब तीसरी लिस्ट जो आती है, जिसको हम कहते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको कैसे याद करना है और क्यों याद करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया सब्सटीट्यूट्स को क्यों याद करना है, ताकि हमारी लैंग्वेज इफेक्टिव हो। ऐसे ही आइडियम्स को भी इसलिए याद करना है ताकि हमारी लैंग्वेज इफेक्टिव हो, है ना। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ, समझना। अब तुम्हें करना क्या है, ये बात ध्यान से देखना। सब आइडियम्स के लिए जो फ्रेजेस होते हैं, आइडियम्स होते हैं, फ्रेज का मतलब होता है दो या ज्यादा वर्ड्स का टुकड़ा, है ना। आइडियम्स क्या होते हैं, इस बात को समझो। जैसे मैं कहता हूं ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड का मतलब क्या हुआ? मेरा दोस्त है, सभी बता दोगे। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे ये सेंटेंस बोल रहा हूं, ही इज माई ऑल्टर ईगो, ही इज माई ऑल्टर ईगो, तो आप कहोगे कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुम ये कहोगे सर थोड़ा इफेक्टिव जरूर है, थोड़ा अच्छा जरूर लग रहा है ना। तो यही तुम्हारी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक। ये क्यों क्यों बोला गया है, देखो यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि फ्रेंड ही ऑल्टर ईगो होता है। ऑल्टर ईगो का मतलब, देखो ऑल्टर का मतलब तो परिवर्तित करना, और ईगो का मतलब स्वाभिमान, मतलब मुझसे थोड़ा चेंज लेकिन मेरे जैसे ही स्वाभिमान वाला कोई व्यक्ति। भाई फ्रेंड कौन होता है? जिसकी आपसे मेंटालिटी मैच हो जाए। जिसकी आपसे मेंटालिटी मैच ही नहीं होगी तो वो आपका फ्रेंड कहाँ से हो सकता है? तो ऑल्टर ईगो का मतलब आपके ही जैसे ईगो जैसा एक व्यक्ति, आपके ही जैसे स्वाभिमान या आपके जैसे फीलिंग्स वाला एक व्यक्ति कौन होगा? फ्रेंड होगा। तो इसको हम ऑल्टर ईगो बोल सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ही इज कंफ्यूज्ड, ठीक है। इसकी जगह पे अगर मैं ऐसे बोल दूं, ही इज कंफ्यूज्ड की जगह पे ही इज एट अ लॉस, या फिर ऐसे बोल दूं ही इज एट सी, इन दोनों का मतलब कंफ्यूज होता है, लेकिन दोनों के दोनों आपकी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाते हैं। इसलिए हम आइडियम सीखते हैं। तो आपको आइडियम फ्रेजेस की एक लिस्ट दी जाएगी, ठीक है। इसमें जो अगर आप सिंगल वर्ड देखो, ये वाला, ये इतना सा हिस्सा देखो, तो ये तो एंटोनी सिनोनिम है, लॉस कह लो या सी कह लो, लेकिन दो तीन वर्ड जुड़ करके जो वर्ड एक अपना अलग ही मीनिंग बनाते हैं उनको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइडियम्स और फ्रेजेस जो है ये आपको याद करने होंगे अलग से। ये एंटोनी सिनोनिम या सब्स्टिट्यूट की तरह से एक ही तरह से याद करके काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो पे भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो पे नहीं आते। तो ऐसे इसी कारण से आपको आइडियम फ्रेज की लिस्ट अलग से याद करनी होगी। ये भी लिस्ट आपको दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, यहाँ तक तीन लिस्ट कवर कर चुके हैं कि कैसे कैसे करना है। आपको पता लग गया एंटोनी सिनोनिम कैसे तैयार करना है, आपको पता लग गया सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं और कैसे तैयार करते हैं। ध्यान रखना एंटोनी सिनोनिम और सब्स्टिट्यूट एक ही रूप होते हैं, बस अलग अलग लिस्ट जरूर है, चीज एक ही है ये, ठीक। तरीके से अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आइडियम फ्रेजेस आपने सीख लिए, दो तीन वर्ड को जोड़ करके एक फ्रेज बनाया और उससे थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाया, ठीक है। पूछे इसीलिए जाते हैं ये क्योंकि पेपर में हर जगह पे काम आते हैं, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट है वो है आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस या फ्रेजल वर्ब्स। अब सबसे पहले तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में अंतर समझो, ठीक है। ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना बहुत तरीके से, और समय लेकर के बैठो आज की क्लास के लिए। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना आज की क्लास को सीखने के लिए। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं आइडियम फ्रेजेस, ओ सॉरी, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में क्या अंतर है। देख इसको, इनके अंतर को समझो पहले। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर जी ये कौन कौन सी है, क्या क्या लिस्ट है।
असल में कई जगह तो ये एक जैसी मिलती है, कई जगह डिफरेंट होती है फ्रेजल वर्ब्स। ध्यान से सुनो, अंतर देखना ध्यान से। मैं तुम्हें दो तीन सेंटेंस बोलता हूँ। सेंटेंस है ही इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर बुलाया। एक वर्ड है ही टर्न्ड डाउन माई प्रपोजल। एक सेंटेंस है ये हो गया ही एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, ही इज हार्ड अप दीज डेज। इस लिस्ट को तरीके से समझना इन एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम एक वर्ड देख रहे हो और इसके बाद में कुछ फिक्स हुआ है, और ये फिक्स क्या है, प्रीपोजिशन। तो इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन गारंटीड बोल सकते हैं। ध्यान से सुनो, एक वर्ड आया है इनवाइट और इसके बाद में तुमने कुछ फिक्स किया है, टू फिक्स किया है, और जो फिक्स किया है ये प्रीपोजिशन, तो इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन बड़े आराम से बोल सकते हैं। अब इसमें तुम ये देखोगे कि ये जो वर्ड था जिसके बाद तुमने प्रीपोजिशन फिक्स की है, ये एक वर्ब थी। इनवाइट में ईडी लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब थी। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो दो या दो से अधिक वर्ड जुड़ करके बना हो या जो अलग मीनिंग देता हो, दो या दो से अधिक जुड़ करके, उसको फ्रेज बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें चूंकि दो वर्ड आए हैं तो फ्रेज तो हो ही गया। अब इसमें वर्ब भी है, इनवाइट एक वर्ब है तो ये वर्ब भी हो गई, इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब भी कहा जा सकता है। तो जो पहले सेंटेंस में हमने इनवाइट और टू लिखा है फिक्स करके, ये दोनों मिलकर के फिक्स प्रीपोजिशन भी है और फ्रेजल वर्ब भी है, ना दोनों कहा जा सकता है। अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस में टर्न डाउन पूरा का पूरा फिक्स है, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। उसने मेरा प्रपोजल अस्वीकार कर दिया। अब तुमने इस वर्ड के बाद, टर्न वर्ड के बाद तुमने डाउन फिक्स कर दिया, ये प्रीपोजिशन थी तो इसे तुम फिक्स प्रीपोजिशन तो कह ही सकते हो। अब इसके बाद तुमने टर्न लिखा। अब जो टर्न है, टर्न एक वर्ब भी है, ये भी बात तुम जानते हो। अगर टर्न एक वर्ब है तो ये फ्रेज भी हो गया, तो ये फ्रेजल वर्ब भी कही जाएगी। दैट मीन्स इसको भी हम दोनों कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखो, ही एंटर्ड इनटू द रूम। इसमें तुम नोटिस करोगे, अगर तुम्हें किसी ने सिखाया हो या तुम्हें पता हो, तो एंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन कभी नहीं आती। ध्यान देना है, एंटर के बाद कुछ प्रीपोजिशन नहीं लगाते। ही एंटर्ड द रूम, इसका मतलब क्या हो गया, उसने रूम में एंटर किया, उसने रूम में प्रवेश किया। अब एंटर के बाद कुछ भी नहीं आया है तो ये तो फिक्स प्रीपोजिशन कहा ही जाएगा, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है तो इसे फिक्स प्रीपोजिशन तो कहा ही जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि कुछ और प्रीपोजिशन लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन इसके बाद देखो, फिक्स प्रीपोजिशन तो ऐसे कह दिया कि इसके बाद कुछ नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन चूंकि इसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड नहीं है, सिंगल वर्ड है एंटर, इसलिए इसको हम फ्रेज नहीं कह सकते। जब इसे हम फ्रेज नहीं कह सकते तो इसे हम फ्रेजल वर्ब भी नहीं कह सकते, खाली वर्ब जरूर कह सकते, फ्रेजल वर्ब नहीं कहा जाएगा। अब ध्यान दो अगला, इस हार्ड का मतलब वैसे तो कठोर होता है, लेकिन हार्ड के बाद अगर मैं अब फिक्स कर दूं तो इसका मतलब होता है पैसे का अभाव। दैट मीन्स इन दिनों उसके पास पैसे नहीं है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब ये जो हार्ड है ये वर्ब नहीं है। अब ये वर्ब नहीं है तो इसको आप फ्रेजल वर्ब नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ब होनी जरूरी है। लेकिन इस वर्ड के बाद में एक प्रीपोजिशन फिक्स जरूर की गई है, इसीलिए इसे आप फिक्स प्रीपोजिशन जरूर कह सकते हो। बात समझ में आई। तो फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का ये बीच का डिफरेंस होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ टीचर्स इन दोनों लिस्ट को अलग अलग करके तुम्हें देंगे, लेकिन कुछ टीचर्स इन दोनों को एक साथ ही दे देंगे। कोई भी टीचर तुम्हें इन दोनों लिस्ट को एक साथ दे, अलग अलग दे, दोनों ही जगह सही है। तुम्हें बस किस वर्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन आनी है बस उसको याद करना है। उसे फ्रेजल वर्ब याद करके समझ के याद करो या फिर कुछ और समझ के याद करो, ठीक है। ये सारी चीजें आराम से हो जाएंगी। ये हुआ फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, इसकी भी लिस्ट दी जाएगी, है ना, ये सारी लिस्ट। तो मैं ओवरऑल तुम्हें 4 लिस्ट दूंगा, एंटोनिम, सिनोनिम, सब्स्टिट्यूट्स, आइडियम्स और फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब वाली। अब जो पांचवी लिस्ट आती है हमारी, पांचवी लिस्ट क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, इस बात को समझो। पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे पूछता है।
इमेजिन करो तुम्हें ये वर्ड दिया गया और तुम्हें कहा गया है कि रोंगली स्पेल्ड वर्ड पहचानो। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से गलत स्पेलिंग पहचाननी है या करेक्ट स्पेलिंग पहचाननी है, ऐसे कुछ भी दे सकता है। अब मैं 4 वर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ। वर्ड्स हैं एम्बैरस, एम्बैरस, एम्बैरस या फिर ये 4 वर्ड मैंने तुम्हें लिखे। अब तुम ध्यान दोगे अगर, तो मैंने अभी तुम्हें 10 वर्ड लिखवाए थे, उन 10 वर्ड में एम्बैरस भी था। अब कुछ बच्चे तो पहचान जाएंगे, कुछ बच्चे गलतियां कर बैठेंगे। आंसर लगा लो पहले अपना, अपने हिसाब से आंसर लॉक कर लो अपना, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब जिस बच्चे ने एंटोनिम सिनोनिम को ही थोड़ा तरीके से और लिख लिख करके याद किया होगा, उसका तो आंसर सही चला जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एंटोनिम सिनोनिम को तरीके से याद नहीं किया है, उसका आंसर गलत हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ रूल हो सकते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं कि भाई इसके बाद ये आएगा, उसके बाद वो आएगा, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होते। तो इसीलिए मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए कुछ खास तुम्हें अलग से रूल्स याद नहीं करने। क्या करोगे, जो तुम एंटोनिम सिनोनिम सीख रहे हो, उन्हीं एंटोनिम सिनोनिम्स को तुम्हें थोड़ा तरीके से और केयरफुली याद करना है। 1-2 बार हो सके तो लिख करके भी देख लिया करो उन वर्ड्स को, क्योंकि जितना राइटिंग होती है उतना हमारे माइंड में चीजें स्टेबली बैठती है ना। तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई अलग लिस्ट नहीं है, इसीलिए इसकी मैं तुम्हें कोई लिस्ट नहीं देने वाला हूँ और ना ही अलग से याद की जाती है। इसीलिए हम पहली 4 लिस्ट पर ही अभी फोकस करेंगे। अब देखो, पैरोनिम्स होमोनिम्स क्या होते हैं। पैरोनिम्स होमोनिम्स का मतलब होता है समान उच्चारण वाले और भिन्न अर्थ वाले, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग है, उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन मीनिंग अलग है। ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, ये मैंने तुम्हें, देखो ये अलग लिस्ट याद करने के बजाय अगर मैं तुम्हें इनको एंटोनिम्स सिनोनिम्स में लिखवा दूं तो क्या बुराई है। देखो इन दोनों का उच्चारण एक ही है, अडेप्ट और अडेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन मीनिंग अलग। तो ये पैरोनिम्स होमोनिम्स में अलग लिस्ट बना करके प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि होता कुछ नहीं है, ये है एंटोनिम सिनोनिम ही वोकैबुलरी है। तो अगर तुम ये भी याद करोगे और मैं तुम्हें यहीं पर ये करा देता हूँ, तो तुम्हें पैरोनिम्स होमोनिम्स की अलग से कोई लिस्ट याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो पैरोनिम्स होमोनिम्स भी यहीं पे कवर हो गए। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट देख लो, समान उच्चारण, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद मीनिंग अलग, स्पेलिंग अलग, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम पैरोनिम्स होमोनिम्स में काउंट करते हैं। लिस्ट बहुत तरह की हो सकती है, तुम्हें पेपर में वोकैबुलरी की लिस्ट कई तरह की बता करके कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये पहली 4 लिस्ट ही मेन है, इन्हीं को तुम्हें याद करना है केवल। अगर तुम इन 4 लिस्ट को याद कर लेते हो तो फिर तुम्हें कोई भी पेपर में वोकैबुलरी में परेशान नहीं करेगा। दूसरी बात, ये वोकैबुलरी की लिस्ट 5000 या 6000 के अराउंड तुम्हें याद होनी चाहिए। 500, 600, 1000 के अराउंड हर लिस्ट में वोकैबुलरी में वर्ड होते हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स में ज़्यादा होते हैं। बाकी 3 लिस्ट जो हैं सब्स्टिट्यूट्स की, आइडियम्स की और फिक्स प्रीपोजिशंस की, ये तो 1000 वर्ड्स के अराउंड हर तीनों में है, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम ज़्यादा होते हैं। 3 से 4000 वर्ड एंटोनिम सिनोनिम ही होते हैं अकेले। क्यों होते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बिखरे होते हैं पूरे पेपर में। कोई ब्लैंक में पड़ा हुआ है, कोई एरर में पड़ा हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट में पड़ा हुआ है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक में है, कोई क्लोज टेस्ट में है, कोई कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में है, पैराग्राफ में। तो हर जगह यही है, इसीलिए एंटोनिम सिनोनिम सबसे ज़्यादा भी है। तो वोकैबुलरी को कैसे याद करना है, कितनी तरह की वोकैबुलरी होती है, ये बात मैंने तुम्हें आज बता दी है। ठीक है, ये वाला लेक्चर इसी के साथ में यहाँ पर फिनिश होता है। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया, अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव कैसे बनाना है, बढ़िया कैसे बनाना है, मैंने तुम्हें ये बात क्लियर बताई थी। फिर से यहाँ पर समझा दिया कि एक लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर मैंडेटरी है और उसकी वोकैबुलरी मैंडेटरी है। पिछले लेक्चर में मैंने ग्रामर के बारे में समझा दिया था, इस लेक्चर में वोकैबुलरी के बारे में समझा दिया और हमारा काम आज फिनिश होता है। ठीक है, इसके बाद हम ग्रामर का पहला चैप्टर आर्टिकल से शुरू करेंगे, फिर टेंसेस करेंगे, ठीक है, और फिर अदर चैप्टर्स करेंगे। कोर्स में आ जाओ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि देखो अगर आप अपने टीचर को 1 ईयर के अराउंड दे देते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी फेल कर सकता है। बट आपकी रेगुलरिटी डिपेंड करती है। हमारा डेडिकेशन, एक टीचर का डेडिकेशन और एक बच्चे की डेडिकेशन, दोनों जब मिलते हैं, बच्चे की रेगुलरिटी और टीचर का डेडिकेशन जब दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है। अगर टीचर लापरवाह होगा या फिर बच्चा लापरवाह होगा, कोई भी एक लापरवाह है या किसी भी, जैसे टीचर को तुम्हारे नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है।
ठीक है, तो अच्छे टीचर्स के पास पढ़ो, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के पास पढ़ो। तुम्हारा एग्जाम आई बिलीव आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर कोई भी निकल जाएगा। मैं एक बात क्लियर कहता हूँ, अगर तुम 18 ईयर्स के हो, 20 ईयर्स के हो, तुमने 1 से 2 साल अपने टीचर्स को दे दिए और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कर लिए, तो मुझे लगता है 1 से 2 साल के बाद तुम किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। मैं भी इंग्लिश इसी बेस पर पढ़ाता हूँ कि तुम IAS PCS का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, या SSC का एग्जाम हो, या एयरफोर्स का एग्जाम हो, या टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम बड़े आराम से निकाल। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तरीके से पढ़ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपना आर्टिकल का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम।